वेलकम। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। बता देना अपने हाल चाल, इधर ही लिख देना। ठीक, जगह छोड़ दे रहा हूँ इतनी। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो हमारा है पार्ट वन एंड पार्ट टू। दैट इज पार्ट वन था इंडिया और उसके स्टेट्स, और पार्ट टू था हमारा सिटीजनशिप। अब हम बात करेंगे पार्ट थ्री, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन बनता है इससे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। पार्ट थ्री में आते हैं। अभी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम एक एक करके बात पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि भैया फंडामेंटल राइट हमने कहाँ लिए हैं? यूएस से लिए हैं, पहली चीज। ठीक, इनको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब वाई वी से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? अच्छा, इंडिया और ये मैग्ना कार्टा, इनका मतलब क्या है? इंडिया तो पता ही आपको ऑब्वियसली। मैग्ना कार्टा मतलब होता है ग्रेट राइट्स। ठीक, तो ये एक वर्ड है जो किसी और लैंग्वेज का है, उसका मतलब होता है ग्रेट राइट्स। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब ये किसके लिए मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे हमारे हमें हमें मतलब कि सिटीजन्स को मिलते हैं। और किसके अगेंस्ट होते हैं? ये अगेंस्ट में होते हैं, पता किसके? हमारी गवर्नमेंट के, कि हमारे पास ये अधिकार हैं और अगर हमें ये नहीं मिला इनमें से तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक, तो दिस इज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा डीप जाएंगे एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 12 है और 13 है इन दोनों को हम समझते हैं। ठीक, आर्टिकल 12 में दे रखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्या है ये इसमें दे रखी है, जिससे बीवाईक्यू बना हुआ है। 13 नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर 12। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या दे रखा है? तो सबसे पहले तो इसमें स्टेट है, स्टेट वर्ड का मतलब दे रखा है कि जो भी हमारे इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक, पार्लियामेंट, और उसको कौन चलाते हैं? हमारे जो भी वर्किंग काउंसिल्स जो भी हैं हमारे, लेजिस्लेटिव, सॉरी, लोकसभा राज्यसभा वगैरह वगैरह। ठीक है, नंबर एक पार्लियामेंट आती है, दूसरा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आता है। ठीक, कई बार ये पूछता है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा डेफिनेशन ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं है। तीसरे में हमारे जितने भी लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज जैसे कि हमारी म्यूनिसपैलिटीज होगी। ठीक है, म्यूनिसपैलिटी यानी कि नगर पालिकाएं आपकी। ठीक है, या फिर हमारी पंचायत वगैरह हो गई। ठीक, ये हो गए हमारे, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए। ठीक, ये सारे किस में आते हैं? स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। फोर्थ नंबर पे बोल सकते हो आप अदर, वो सारी वैलिड, बोल सकते हो आप, सॉरी वैलिड, लीगल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो सारी चीजें, जैसे कि आपने सुना होगा एलआईसी के बारे में। ठीक है, या फिर ओएनजीसी, ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, नवरत्न महारत्न कंपनीज ना। तो मतलब इस टाइप की जो भी चीजें हैं, इन सबको डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर में रखा गया है। ठीक, या फिर ये इसकी एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भैया कोई भी निजी इकाई हो, इकाई यानी कि कोई भी प्राइवेट यूनिट या एजेंसी, ठीक, जो कैसे काम कर रही हो, बतौर स्टेट के इंस्टीट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है ना, स्टेट इंस्टीट्यूशन, तो वो अंडर आर्टिकल 12 स्टेट में आएगी। यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ये है कि कोई भी प्राइवेट पब्लिक ऐसी यूनिट है जो एज अ स्टेट काम कर रही है, एज स्टेट का इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो वो अंडर स्टेट आएगी और वहां पे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक,
अब यहाँ पे जो स्टेट है ना भाई, ध्यान रखना, इसका मैं आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा एक। ठीक, पहला आपको पता लगा आर्टिकल 12, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 13। मैं ये 2 आर्टिकल अभी बताऊंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी है, आपके लिए आराम समझ आ जाएगा। 13 में है, इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आर्टिकल नंबर मेजर स्टार्ट होते हैं 14 से लेकर 35 या 34 तक जो भी हैं। अगर हमारी पार्लियामेंट, अब देखो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा काम पार्लियामेंट करती है जो अगेंस्ट में हो, किसके अगेंस्ट में, हमारे फंडामेंटल राइट्स के। ठीक, तो वो पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया होगा वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, और वो किसके थ्रू होगा, अंडर आर्टिकल 13। तो इसको इसीलिए बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि पार्लियामेंट, आपको पता है, कानून बनाती है, तो अगर पार्लियामेंट ने धोखे से कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो आर्टिकल 13 बोलता है कि भैया आप खत्म, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये हमारा है, प्रोटेक्शन देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल नंबर 13। बस, इसमें भी वही बातें सब हैं। ठीक, या फिर अगर आपको ये चीज नहीं मिल रही है, खत्म नहीं होता है, तो 2 चीजें होती हैं, एक रिट जारी करते हैं 2 जगह पे। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो रिट जारी करके, आर्टिकल नंबर जो 32 में मेंशन है। हाई कोर्ट में अगर आपको जाना है तो वो आर्टिकल नंबर 226 में मेंशन है। ठीक, अब ये रिट्स क्या होती हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रिट मतलब बेसिकली यही बात है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप रिपोर्ट लिखाओगे, तो रिपोर्ट आपको रिट के हिसाब से लिखी जाएगी, और रिट को ही लेके आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करेंगे एक्चुअली। कोई नहीं, इसका हम डिटेल हम पढ़ेंगे अभी। बस ये देख लो यहाँ पे कि रिट्स जारी करके आपके राइट्स के खिलाफ जो भी होता है, मतलब राइट के लिए एक्शन लिया जाता है। ठीक, तो ये 13 हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे फंडामेंटल राइट्स में अब हम पढ़ेंगे जो हमारे मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, जैसे कि मेजर हमारे 7 पहले थे, इनिशियली हमारे 7 राइट्स थे। ठीक, राइट्स हमारे कितने थे, 7 थे। पहले फिलहाल तो हम पहला पढ़ते हैं। अब राइट टू जोड़ लेना आप सभी में। नंबर 1 है आपका इक्विटी, इक्वालिटी बोल सकते हो। फिर दूसरा आता है हमारा, अरे सॉरी, ठीक है, राइट टू। दूसरा आता है हमारा फ्रीडम, स्वतंत्रता। तीसरा आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक, फोर्थ आता है हमारा राइट टू रिलीजियस सॉरी, मतलब धर्म की स्वतंत्रता है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो। रिलीजियस, राइट टू रिलीजन बोल सकते हो, रिलीजियस बोलो, रिलीजन। ठीक, फिफ्थ है हमारा राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हो सबके। हमारा एक सिक्स्थ राइट था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, इसका नाम बताऊंगा वो। और सातवां हो हमारा जिसको बोलते हैं हमारा रिट्स वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। रेमेडीज तो पता है आपको, दवा। ठीक, अब मैं आपको इसके बारे में एक बेसिक चीज बता दूं, राइट टू इक्वलिटी। आप इसमें आर्टिकल लिख लो 14 से 18 सारे इसमें होंगे राइट टू इक्वलिटी में। 18 के बाद क्या आएगा, 19। 19 से लेकर जो हमारा 22 तक की बात होगी वो राइट टू फ्रीडम में आएगी।
ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 में आएगा, ठीक। इसमें 25 से 28 तक आएगा, आप ये लिख लो। इसमें बचे हुए 2 29 30 आएगा, ठीक। इसमें हमारा 31 आ रहा था और ये 32। मैंने आपको बताया था 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो इसमें 12 और 13 को मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसमें था प्रोटेक्टोरेट ऑफ लॉ, ठीक। उसके बाद 14 से लेके 32 तक इसमें बात होगी। फिर 33 34 35 क्या है, ये मैं आपको शाम वाली वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना पढ़ो, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो आप, ये हमारे जो 7 हमारे राइट्स हमको मिले थे, अधिकार, उसमें से एक है ये राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक। इसको खत्म कर दिया गया था बाई 44th, वेरी इंपॉर्टेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1978, ठीक। इसके थ्रू इस वाले हमारे राइट को खत्म कर दिया था ठीक। और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था, 300A आर्टिकल दे दिया इसको, ठीक। और पार्ट नंबर 12 में जोड़ दिया है, बस इतना है इसके बारे में और कुछ नहीं। और ये हमारा खत्म है आज की डेट में, ठीक। समझ गए? चलो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप समझ गए नहीं समझे भाई, इंपॉर्टेंट है ये 7 हो। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको हिंदी में बोलेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। रिलीजन मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है यहाँ पे। राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार था वो खत्म हो गया अब, ठीक है। और हमारा है लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। अब हम इसमें से एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक। जो हमारा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल लेके आ रहा था, 14 से लेके 18 तक। तो लिख लेते हैं भैया, 14 15 16 17 18, एक एक के बारे में एक एक मिनट में पढ़ लेते हैं। हमारा क्या है ना। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, सबसे पहली बात तो ये पे आ जाती है। तो ये बोलता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दो प्रोविजन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें हमने कौन सा कहाँ से लिया, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख लेना आप कि जो इक्वल प्रोटेक्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, ये हमने यूके से लिया है प्रोविजन, ठीक। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने लिया है हमारा यूएस से, ठीक। इसका मतलब कुछ नहीं है, बेसिक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब ये है कि आप लॉ के सामने एक बराबर हो, फिर चाहे आप अंबानी है, फिर चाहे आप एक नॉर्मल किसी की दादी नानी है, ठीक। आप लॉ के सामने इक्वल है। फिर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपको भी जो भी करना होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि अंबानी जी ने मर्डर कर दिया और आपने मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मर्डर की सजा अगर 7 साल है तो 7 साल उम्र कैद आपको हो जाएगी, ठीक। और अंबानी जी चूंकि बहुत पैसे वाले हैं उनके, इसलिए उनको सिर्फ 7 दिन की सजा होगी। तो दिस इज रॉन्ग। इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ का प्रोटेक्शन भी इक्वल होगा दोनों साइड से। समझ गए? 14वां तो यही कहता है कि भैया किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विषय, अच्छा हिंदी नहीं बोलूंगा, बेसिक सी बात है कि कोई भी बंदा राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर जो भी विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक। जो उसको राइट्स है वो मिलेंगे, मतलब बेसिकली यही बताएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, देखो इसमें 5 सेक्शन है। नंबर 1 15 का एक सेक्शन, 2 3 4 5 और 6 सेक्शन है। ये सारे 15 के सब सेक्शन, ठीक है। लिख लिया करो इतनी चीजें तो भैया, हमसे क्यों मेहनत करवाते हो आप। तो सबसे पहले 15 का सेक्शन नंबर 1 बात करता है
कि स्टेट जो है हमारा, ध्यान रखना मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ इस वर्ड को, स्टेट आपसे भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि डिफरेंशिएट नहीं करेगा 5 चीजों पे। ओनली लिखा हुआ है, ओनली ऑन 5 ग्राउंड्स, और वो ग्राउंड्स क्या है आपको पता ही है। नंबर 1 सबसे पहला आपका ग्राउंड है और रिलीजन, आपका धर्म। नंबर 2 आपकी रेस। नंबर 3 रेस वाली नहीं, अब खड़े हो गए 100 मीटर भाग लो, नो 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 नो, रेस मतलब आप किस मूल या पंथ से बिलोंग करते हैं, ठीक। आप राजा के बेटे हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 आपकी कास्ट। नंबर 4 आपका जेंडर या फिर उसको बोलेंगे सेक्स। और नंबर 5 है आपका, इसको बोलेंगे हम प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कहाँ पैदा हुए, किसके घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर इक्वल, ठीक। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं। तो 15 and 1 में ये दिया गया है प्रोविजन कि स्टेट ओनली एंड ओनली, ध्यान रखना, एक तो स्टेट है और दूसरा दे दिया ओनली, मतलब स्टेट राज्य, सिर्फ राज्य इन 5 चीजों के बेसिस पर किसी भी बंदे से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो भाई साहब हम बोलेंगे कि हम तो राज्य में नहीं आते, क्योंकि जो स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 में बताई थी, उसके अकॉर्डिंगली तो हम लोग तो सिटीजन है नॉर्मल, तो वी डू नॉट कम इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो क्या हम कोई बंदा है जो कलर में, मतलब वो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मतलब मान लो ब्लैक है, तो क्या हम उनको कालू बोल सकते हैं? भैया आर्टिकल 15 के हिसाब से तो है कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार लिख दिया आर्टिकल स्टेट, सिर्फ स्टेट, यानी कि जो स्टेट में नहीं आता वो बोल सकता है, और इन्होंने बोल दिया ओनली इन ग्राउंड्स पे वो नहीं वो करेगा। तो हम तो इसमें नहीं आते तो हम तो कर सकते हैं, या फिर इन 5 ग्राउंड्स के अलावा, ओनली 5 ग्राउंड ये दे रखे हैं, बोले इसके अलावा हम कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इन 5 ग्राउंड्स के अलावा। तो देखो फिर क्या हुआ था, हमारा एक अमेंडमेंट होगा लेकिन बाद में होगा, उससे पहले एक चीज हुई थी 15 सेक्शन 2 में, एक चीज मेंशन है, ठीक है। इसमें उन्होंने स्टेट और पर्सन दोनों को मेंशन किया है, कि जो स्टेट के डेफिनेशन में आता है वो स्टेट वाला, और पर्सन जो भी एक नॉर्मल बंदा सिटीजन, लाइक इसमें उन्होंने सबको इंक्लूड कर दिया, ठीक। तो इन्होंने इसमें बोल दिया कि जो 5 ग्राउंड है ये तो है ही है, इसके साथ साथ कोई भी आपका पब्लिक प्लेस हो, ठीक, आपका पब्लिक प्लेस है वहां पे जाने से आपको नहीं रोका जाएगा। आपका शॉप हो गया, मॉल्स हो गया, ठीक है, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया, आपके एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह हो गए, ये बेसिक चीज है, जो भी हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, वहां पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक। और ये मेंशन है अंडर आर्टिकल नंबर 15 सेक्शन 2। और यहाँ पर स्टेट के साथ साथ पर्सन भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात की गई थी। ओके, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 3 एक्सेप्शंस थे, अब वो 3 एक्सेप्शंस पढ़ते हैं भैया। खैर, आर्टिकल 15 सेक्शन 3 वो ये बोलता है कि स्टेट को इस बात की भी परमिशन है, स्टेट क्या करेगा, उसको इस बात की परमिशन है कि वो विशेष बच्चों, चाइल्ड या फिर वुमेन, इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करे किसी भी चीज में, या फिर उनके लिए रिजर्वेशन दे, ठीक, या फिर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना एजुकेशन, उसकी व्यवस्था करे। तो ये एक्सेप्शन दे दिए थे, यहाँ पे बोले हर चीज इक्वल होगी, जबकि यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शन रख दिया। ठीक है, तो हमारे जो ये तो एक्सेप्शन है ना, ये ऐड हुए हैं हमारे फर्स्ट, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, ठीक। उसमें ये 2 चीज मेंशन की कि 15 और सेक्शन 3 में जो है स्टेट चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ भी कर सकता है, रिजर्वेशन को दे सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फीस उनको दे सकता है, ठीक है, इन सब की व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा 15 सेक्शन 4 में क्या मेंशन है कि जो शैक्षणिक रूप से, यानी कि पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखें, तो जो लोग पिछड़े इलाके में आते हैं, ठीक है, पिछड़े यानी कि उनको, जिनको बैकवर्ड पीपल हैं, जिनको पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं मिल रहा है मौका, ठीक है, SC ST पीपल,
ठीक, जो पीछे रह जाते हैं। तो आपने सुना होगा ना SC/ST रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन भी इसलिए दिया गया कि उनको स्ट्रीम लाइन पे आए, इक्वल स्ट्रीम लाइन पे, जहाँ से रेस इक्वलिटी हो जाए। ठीक है, तो 15 सेक्शन 4 में वही था कि उनके लिए SC/ST के लिए रिजर्वेशन सीट्स, या फिर जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर की संस्था में शुल्क से छूट। आपने देखा भी होगा SC/ST के लिए फीस कई बार एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, उनमें नील या फिर जीरो लिख के आता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है अंडर आर्टिकल सेक्शन 15 एंड सेक्शन 4। अब आप इसमें यहाँ पे ये बात नहीं करोगे कि वो राइट टू इक्वलिटी आपका फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग, बट क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड एक्सेप्शन है, इसलिए हम इसको फॉलो करें। तो क्या रिजर्वेशन ठीक है यार? देखो, अभी की डेट में बताऊं आपको, तो रिजर्वेशन की जो डेफिनेशन है वो पूरी बदल गई है एक से। ठीक है, तो SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन दिया है सीट्स में, तो रिजर्वेशन अब डेफिनेशन ऐसे बदल गई कि यार टाइम बदल गया है, तो डेफिनेशन आप रिजर्वेशन जिसको दे रहे हो सकता है उसके पास ऑलरेडी फैसिलिटीज हो, तो ना थोड़े थोड़े अमेंडमेंट चाहिए। रिजर्वेशन होना चाहिए ठीक है, बट कुछ अमेंड करो। जो जो भी आपके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उनको आप थोड़ा सा रिफाइन करो, डिफाइन करो अच्छे से। ठीक, खैर जो भी हो, हम 15 और सेक्शन 3 और 4 के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से ऐड हुए हैं। ठीक, 15 का सेक्शन 3 और 4 समझ गए। अब हम बात करेंगे बचे हुए 2 सेक्शन, जो 5 है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अब ये क्या बोलते हैं प्रोविजंस? तो 15 सेक्शन 5 में मेंशन है सबसे पहले तो इसको हमने 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 इससे ऐड किया हमने इसको। ठीक, और इसमें बोला गया है कि जो भी हमारे SC/ST के लोग हैं उत्थान के लिए प्रवेश शुल्क छूट वो सब मिलेगा इसमें SC/ST के रिगार्डिंग। ठीक, और जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए भी इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन की बात की गई है। घुमा फिरा के ये दोनों सेम ही हैं, बट एडेड डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हुए। ठीक है, तो SC/ST को निःशुल्क यानी कि फीस माफ, ठीक, फी रिडम्पशन जो भी है, और माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग बात की गई है। ठीक है, उनको जो भी अनुदान प्राप्त होता है वो मिलेगा इसमें। और 15 और 6 इसको 2019 में ऐड किया गया, आपको पता ही है। ठीक, 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जनरल कोटा वाला। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो भी हमारे वीक सेक्शन के सिटीजन्स हैं उनकी उन्नति के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी। ठीक है, तो उनमें जो भी शिक्षण संस्थान होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है, उनको चाहे गवर्नमेंट से सेक्शन मतलब हेल्प मिल रही हो उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को या फिर नहीं मिल रही हो, उनमें 10% सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया था, पता ही है आपको। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन था कि माइनॉरिटीज वाले को छोड़ देना है। माइनॉरिटी जो भी हमारे होते हैं ना इंस्टीट्यूशंस, उनको छोड़ के बाकी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक, बस यही था। अब इसके बारे में डेटा ज़्यादा पढ़ना की जरूरत है नहीं, आप बस ये याद कर लो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो जो 2005 वाला है ना, ये 15 सेक्शन 5 वाला, इसमें OBC के लिए मिला गया है एक्चुअली, सच बताऊं तो आपको। माइनॉरिटीज में OBC जैसे हुआ था। ठीक है, आपने सुना भी होगा 27% सीट्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है, जैसे कि IIT IIM होते हैं ना, उसमें OBC वालों के लिए 27% सीट्स का रिजर्वेशन की बात हो रही थी। तो ये सारी बातें इसमें हुई थी। और OBC में दो होते हैं। अब OBC में दो होते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जो क्रीमी लेयर में आता है उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर में आता है उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है कि 10 लाख, सॉरी 10 या 8 लाख है समथिंग ईयरली इनकम होनी चाहिए फैमिली की, इसमें है 8 लाख से प्लस है तो भी तब तो हो गई ऑब्वियसली आप। खैर, तो ये इसका प्रोविजन मेंशन था आर्टिकल 15, मैंने आपको बता दिया। ठीक, 15 के जो भी थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मेजर इसका यही था कि आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन 5 ग्राउंड्स।
ठीक, वो ग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए मेजर, बाकी उसके अंदर की बात मैंने बता दी। अब बात करते हैं सेक्शन, सॉरी आर्टिकल 16, सेक्शन ही चल रहा है दिमाग में। देखो, गवर्नमेंट जॉब निकालेगी, ठीक, आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंगली हमारे को, हम कहीं भी फॉर्म डाल सकते हैं किसी भी स्टेट के लेके, आपको पता ही है, ठीक है। यानी कि हमारे साथ 16 मतलब कि राइट टू, उसको क्या बोलेंगे हम, अगर एक वर्ड में बोले तो कि लोक नियोजन, यानी कि पब्लिक सर्विस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और हमारे को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, चांस मिलेगा, खत्म। आर्टिकल 16 के अंडर में अगर आप, मतलब मिलेगा ही आपको, तो अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर, जैसे हम कर ही रहे हैं, तो हमें अंडर आर्टिकल 16 ये राइट मिला हुआ है कि यस, हम किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं भी कोई पब्लिक जॉब निकलती है तो आप, मतलब आपके कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो फॉर्म भर सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 15, 16, 19, 29 और 30, इनका ध्यान रखना। तो अभी तक मैंने आपको 15 और 16 बता चुका हूँ। 15 में जो मैं बताया हूँ आपको कि अगर हमने ये राइट्स दे दिए किसको, फॉरेनर्स को, तो हमारे पास से वो चीज़ चली जाएगी। 16 ये देखो, पब्लिक सर्विस, अगर यूपीएससी कल को आके अफ्रीका वाले बंदे या फिर जो भी हैं यूएस ब्रिटेन वाले बंदे आके देने लग गए, तब तो हो गया फिर कल्याण भैया, ठीक है। तो ये उनको नहीं मिलेंगे, ये जो भी हैं, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक। तो ये आर्टिकल ध्यान रखना, उनके बारे में बताता रहूंगा, समझ गए। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी जॉब्स होंगे उनमें सबके लिए इक्वलिटी की बात है। 17 में है छुआछूत की बात की गई है, ठीक, कि अब आपसे कोई छुआछूत वाली बातें नहीं करेगा, ठीक, कि तो भंगी है, पात्री है, वगैरह वट एवर जो भी है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट यस, जो पहले होता था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आपने कई बार देखा भी होगा, नेता लोग जाते हैं दूसरों घर पे कि वहां बैठ के उन्होंने खाना खाया, अरे क्यों दिखा रहे हो भाई, रिक्वायर्ड नहीं है इतना, खैर। तो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग देयर कास्ट, या फिर जो भी है टाइटल का, सॉरी इसको क्या ही बोलेंगे यार, मतलब ये समझ लो आपको कोई छुआछूत जैसा स्यापा नहीं होगा, ठीक। अनटचेबिलिटी उसको बोलते हैं ना, अनटचेबिलिटी वाला केस आपके साथ नहीं रहेगा इसमें। अंडर आर्टिकल 18 इसमें दे रखा है वॉयलेशन ऑफ टाइटल्स, तो जो भी हमारे राजा साहब थे पहले के, अब नहीं दिखेंगे आपको, ठाकुर साहब, यादव साहब, ये साहब, वो साहब, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, ठीक। आपको टाइटल, एक्सेप्शन वही है हमारा कि हमारे मिलिट्री वाले हो गए, ठीक, पुलिस, एजुकेशन संबंधी होते हैं, डॉक्टर वगैरह लोग लगाते हैं, तो ये टाइटल वगैरह ठीक है। बाकी कौन लंबरदार था, कौन कौन था, कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, ये सारा अब अभी खत्म है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो हमने पढ़ा था, ठीक, समझ गए, हिचपिच तो नहीं हो रहा ना यार। तो हमारा पहला वाला डन, ये वाला खत्म, ठीक। अब 19 से 22 की बात करते हैं, चलो भैया। आर्टिकल नंबर 19 से 22, राइट टू इक्वलिटी हो गई। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक। तो भाई ये लिख लो दोबारा, 19, 20, 21 और 22, ठीक। एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में भी भैया। तो सबसे पहले 19 में देखो बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो मैं फिर से 19 को इधर एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक। आर्टिकल नंबर 19 आपका इधर होगा। 19 के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, आपको इसमें 6 गारंटी मिलेगी, 6 सुरक्षा की, ठीक है। 6, एक एक करके देखते हैं, A B C D E,
एक एक करके पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको बोलने की राइट टू स्पीक, ठीक। दूसरा आपको है कहीं भी आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक। तीसरा है आप यूनियन में बना सकते हो। चौथा है आप घूम सकते हो। घूमने को क्या बोलेंगे, कहीं भी आप घूम सकते हो विद इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। और लास्ट है आप, नहीं, पांचवा है आपका, एक दो तीन चार पाँच, हाँ, पांचवा है आपका कि आप कहीं भी रह सकते हो, आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हो, ठीक। और लास्ट वाला जो है आपका, दैट इज योर वृत्ति, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, ठीक। तो ये आते हैं 6 हमारे जो अंडर आर्टिकल 19 आते हैं। एक एक को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ऑलरेडी एक्सप्लेन तो था ही इसमें, कोई ज़्यादा है नहीं, बट ठीक है। मैं बताता हूँ। राइट टू स्पीक, आप बोल सकते हो कुछ भी, आपको पता ही है, ठीक। इसमें आप बोल सकते हो कि आप प्रेस, प्रेस की राइट टू प्रेस फ्रीडम वाली है ना, प्रेस जिसको बोलते हो, आपका फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसी के थ्रू, ठीक है। मीडिया वीडिया वाला सब केस इसी में है, ठीक है। अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम लाइक सॉरी राइट टू स्पीक है, तो आपके साथ राइट, आपके पास राइट टू बी रिमेन साइलेंट भी है, और वो इसी में ही मेंशन है, ठीक। तो ये तो सब है आर्टिकल 19 के सेक्शन ए में आता है, 19 सेक्शन ए, ठीक। अब सेक्शन बी में आता है शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, पार्टी बना के आप घूम सकते हो, अपने दोस्तों की टोली लेके घूमते हो ना, तो आपके पास ये राइट क्यों है, क्योंकि आपके पास अंडर आर्टिकल 19 बी ये आपको अधिकार दिया गया है कि आप ग्रुप बना सकते हो, बट पीसफुली, ध्यान रखो, जो भी है हमारा पीसफुली आप इकट्ठा हो सकते हो, ठीक, समझ गए। जहां पर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्लैश होगी, तो वहां पे आपका राइट खत्म हो जाएगा, ठीक। सी में है आपका आप यूनियन बना सकते हो, सेम भाई, ठीक है। इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 सी को, सी सी जो भी बोलो, ठीक है। तो यूनियन बना सकते हो आप, इसको जोड़ा गया है। डी मतलब आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक। अब इसमें आप पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे कहाँ, विद इन इंडियन, अगर आप घूम रहे हो इंडियन टेरिटरी, तो आपने देखा होगा कई जगह, जैसे कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे नहीं अलाउड है लोगों को, अभी आपने सुना भी होगा, तो कौन से आइलैंड थे यार, जहाँ पे जाने पे वो वहाँ के जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी ना, वो अटैक कर रही थी। तो हो सकता है गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पर आपके इस फंडामेंटल राइट्स को रोक दे वहां पे जाने के लिए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, नो, वहां पर गवर्नमेंट ने लगा रखी है, मना कर रखा है, तो सबके लिए मना है, ठीक है। उसके बाद आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हो विद इन इंडिया, आप जाके कहीं भी ले सकते हो प्लाट, अभी तक जम्मू कश्मीर पे नहीं था, अब हट गया है, मतलब अब आप वहां भी रह सकते हो कोई भी। इसके अलावा कोई भी आप पेशा कर सकते हो, ठीक है, जहाँ चाहो आप वहाँ पर दुकान चाहो वहाँ पर ठेला लगा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, मतलब इतनी फ्रीडम आई डोंट एक्सपेक्ट कि एनी अदर कंट्री को गिव इट है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 19 के सब सेक्शंस। तो 19 आप समझ गए, जो 6 की 6 मैंने आपको बताई। अब 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 आपको बताता है कि यार हाँ जी, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपने कोई अपराध कर दिया या नहीं किया, जो भी है उसके रिगार्डिंग आपको कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, वो मैं तीनों को एक एक करके बताऊंगा आपको। तो आर्टिकल 20 में ना 3 सेक्शन होते हैं, 1 2 3। पहला है आपको नो प्री, नो केस प्री फैक्टो लॉ, ऐसे कुछ कहते हैं ना, नो प्री केस फैक्टो लॉ, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। सेकंड है आपका नो डबल जियो पार्टी,
एंड द लास्ट वन इज योर नो सेल्फ सबमिशन, क्या बोलेंगे उसको पता नहीं, आप खुद से उसको नहीं दे सकते। अब मैं बताता हूँ। आर्टिकल 20 ये बोलता है कि अगर आप कोई भी, अगर आप दोषी करार गए, मतलब कोई कांड ऐसा कुछ हो गया, चोरी वोरी हो गई कहीं पे, तो आपको सबसे पहले दोषी बताया जाएगा, आपको गुनहगार नहीं बताया जाएगा, आपको दोषी बताया जाएगा। ठीक है, फिर चाहे आप सिविलियन हो या फिर किसी भी फॉरेन कंपनी सॉरी कंट्री के हो। ठीक है, तो आपके लिए तीन ये चीजें मिली होती है राइट्स के तौर पे। ठीक है, नो प्री फैक्टो लॉ। अब इसमें भी दो सेक्शन है। नंबर एक, कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध नहीं दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है उस प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। यानी कि हमारे मान लो मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उस अपराध के बारे में, तब तक वो चीज नहीं मानी जाएगी। ठीक, कि भाई उसने कुछ कांड किया नहीं किया। दूसरा ये बोलता है उससे अधिक सख्ती का भागी नहीं होगा। मान लो 2005 में आपने कोई कांड किया चोरी की, उस समय चोरी की सजा ही नहीं थी तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन 2007 में चोरी की सजा हो गई 10 दिन, तो क्या आपको बुलाएंगे उठा के कि चलो ठीक है, नहीं अपनी पिछली 2005 वाली सजा पूरी करो क्योंकि अब उस पर मेंशन हो गया? नो। ठीक, तो ये नहीं हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस में एक्चुअली लागू होता है, सिविल केसेस में नहीं होता। सिर्फ क्रिमिनल केस मतलब कि मर्डर वगैरह जो हो गए, सिविल केसेस मतलब बेसिक जो होते हैं घर वाले, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह। तो ये था नो प्री, मतलब कि पहला का कानून क्या है, क्या बोलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो करंट में कानून बोल रहा है वही चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि करंट में 2005 मतलब 2023 चल रहा है, आज की डेट में मान लो आपने चोरी की, आज चोरी की सजा है 10 दिन। ठीक, 10 दिन बाद आप छूटे, पता लगा 10 दिन बाद उन्होंने नया कानून आ गया 2023 वाला, 2000 सॉरी 10 दिन बाद आप छूट के 2024 में कानून आ गया कि जिन्होंने चोरी की, जो अब चोरी करेगा वो 10 महीने जेल में रहेगा। तो क्या दोबारा आपको बुलाएंगे कि आ जाओ भैया अपने 9 महीने और जो भी 20 दिन है पूरे करवा के? नो, वो नहीं बुलाएंगे। ठीक, तो नो प्री केस फैक्टराइजर की कोशिश का मतलब है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून में नहीं आएगा। नेक्स्ट है नो डबल जियोपार्डी। आपने एक मर्डर किया 2005 में, मर्डर की सजा थी 7 साल, आपने काट ली, 7 5 12, 2012 में आप बाहर आ गए। ठीक, फिर 2012 के बाद आप जिंदा मतलब आराम जी रहे हो, क्या दोबारा से आपको पुलिस आके बोलेगी कि नहीं 2005 में तुमने कत्ल किया था, आजा दोबारा फिर से चल अंदर 2017 तक के लिए? कैसे कर सकते हो? नो। एक गलती के लिए एक बार ही सजा है, बार बार सजा नहीं मिलती। ठीक, नो डबल जियो बॉडी मतलब यही है। नेक्स्ट है नो सेल्फ, क्या बोलेंगे उसको, आप खुद के खिलाफ नहीं बोल सकते। आपने चोरी की, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मतलब आप अपनी गवाही खुद नहीं दे सकते। हिंदी में लिखें तो अपनी गवाही आप सेल्फ से नहीं दे सकते। ठीक, आप खुद को खुद के खिलाफ मतलब आप बोलोगे, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई गवाह लेके आओ, तो आप अपने आप को अपने आप अपना गवाह नहीं बोल सकते, आपको कोई थर्ड पार्टी थर्ड बंदा चाहिए होगा। तो ये सारा आर्टिकल हमारा मेंशन है आर्टिकल नंबर 20। ठीक, ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो नेवर अबॉलिश, कभी खत्म नहीं होते। ठीक, वीडियो लंबी खींच रही है, कोई नहीं, अगली वीडियो शॉर्ट बना दूंगा, ये कर लो बस। 21 बोलता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ लाइफ। ठीक, चलो मैं इसको अगली वीडियो में बताता हूँ, सॉरी अगली वीडियो में आऊँ, टेंशन मत लो। 39 मिनट्स हो गए ऑलरेडी, ज़्यादा लंबा नहीं। चलो ठीक हो, सी यू इन द इवनिंग, तब तक के लिए गुड डे यार।